प्रथम ऋषभ जिन धारण करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु नगन कर, वंदो वृष शिरमूल। व्रत तप धर तनु नगन कर, वंदो वृष शिरमूल। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्चं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख करो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ चल रही है। षड द्रव्यात्मक लोक होता है, उन 6 द्रव्यों का स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। जीव द्रव्य का स्वरूप काफी विस्तार से और अनेक अपेक्षाओं से यहाँ बताया गया। तो पहले आगम अपेक्षा से जीव का स्वरूप हमने देखा था। तो कल जीव समासों की चर्चा अपन ने की थी, कितनी तरह से जीवों के भेद किए जा सकते हैं, ये यहाँ बताए थे। अब ये जो जीव हैं, ये संसारी जीव, वो पर्याप्त और अपर्याप्त रूप से 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पर्याप्त जीव किन्हें कहते हैं और अपर्याप्त जीव किन्हें कहते हैं? जिन जीवों की आहार मतलब 6 पर्याप्तियां पूरी हो जाती है उन्हें पर्याप्त कहते हैं, और जिन जीवों की पर्याप्त पूरी होने के पहले उनका आयु पूरी हो जाती है, मरण हो जाता है, उन्हें अपर्याप्त कहेंगे। हाँ, अभी अपर्याप्त जीव की भी पर्याप्त पूरी नहीं होती है। हाँ, बस मरण होता है नहीं होता है, अभी वो मतलब अपर्याप्त सामान्य से कहा है ना। तो जिनकी पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं उन्हें पर्याप्त कहते हैं, जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई उन्हें अपर्याप्त कहते हैं। फिर ये अपर्याप्त जीव कितने प्रकार के होते हैं? ये अपर्याप्त जीव कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए शकुंतला जी। लेकिन अपर्याप्त जीव कितने प्रकार के होते हैं, मीना चाची? अपर्याप्त में ये एकेंद्रीय, वो निवृत्त पर्याप्त और अवलब्धि अपर्याप्त। निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त, ये 2 प्रकार के अपर्याप्त जीव होते हैं। तो अपर्याप्त की परिभाषा, जिनकी पर्याप्तियां अभी पूरी नहीं हुई हैं वो अपर्याप्त हैं। और ऐसे जीव 2 प्रकार के हैं, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। निवृत्ति अपर्याप्त किसे कहना और लब्धि अपर्याप्त किसे कहना? जो पर्याप्त नामकरण के उदय से जिन्होंने जन्म लिया है लेकिन अभी पर्याप्तियां पूर्ण हुई नहीं है, उसमें होने में समय, उसको निवृत्ति अपर्याप्त जीव कहते हैं। पूरी हुई नहीं है लेकिन होंगी, नियम से होंगी। होंगी। पर्याप्त कर्म का उदय, बहुत बढ़िया।
और जिनकी पर्याप्तियां तो कभी पूर्ण नहीं होंगी, वो श्वास के 18वें भाग में ही जन्म लेकर मरण प्राप्त हो जाएंगे, उनको लब्धि अपर्याप्त जीव कहते हैं। हाँ, यानी जिनके जो लब्धि अपर्याप्त हैं उनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और उनकी पर्याप्तियां कभी पूरी नहीं होंगी, उससे पहले ही उनका मरण हो जाएगा। और जो निवृत्ति अपर्याप्त हैं उनकी पर्याप्तियां अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन पूरी होंगी, क्योंकि उनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। तो कर्म का उदय अलग है और पर्याप्तियां पूरी होने के संबंध में भी दोनों में अंतर है। इस तरह से ये पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से जीवों के वर्णन करते हैं। पर्याप्तियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी? पर्याप्तियां 6 होती हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन मन पर्याप्ति। 6 हो गई। एक मिनट। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, 6 पर्याप्तियां होती है। बढ़िया। अगर इनको ऐसा बोले हम, आहार, इंद्रिय, मन, श्वासोच्छ्वास, भाषा, शरीर, तो क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि ये छहों पर्याप्तियां शुरू तो एक साथ होती हैं, लेकिन एक क्रम से ही ये पूर्ण होती है। पहले आहार पर्याप्ति पूरी होगी, फिर शरीर वाली, फिर इंद्रिय, फिर श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा, फिर मन, इसी सीक्वेंस में पूरी होती बढ़िया, ये इसी क्रम से है, क्योंकि ये इसी क्रम में पूरी होती है, इसलिए अगर हम आगे पीछे बोलेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। एक लब्धि अपर्याप्त जीव एक अंतर मुहूर्त में कितने जन्म मरण कर सकता है मैक्सिमम? 66,336 जन्म मरण कर सकता है। एक इंद्रिय जीव बोल रहे हैं क्या? नहीं, कि एक टोटल? लब्धि अपर्याप्त। पूरे क्षुद्र भाव जन्म और मरण 66,336 भाव प्राप्त करता है। कैसे करता है, बता सकते? मतलब कैसे करता है, मतलब वो अलग अलग बताने हैं सबके। 66,336। हाँ, तो एक इंद्रिय में जो एक इंद्रिय जीव है, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और साधारण वनस्पति। ये तो एक तो सूक्ष्म और बादर के भेद से 10 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक वनस्पति एक प्रकार की। इस प्रकार के 11 प्रकार के स्थावर जीव 6012। रुकिए, क्या कह रहे हैं नीता आंटी? आप हमसे बिल्कुल नहीं पूछते। मैं आज आपकी शिकायत कर दी, इसलिए जिससे पहले कल पूछ लिया उसका तो नंबर दूसरी तीसरी बार भी आ गया और हम आज करते जा रहे हैं, आप हमसे पूछते नहीं। हम तो शिकायत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे ही देख रही हूँ, कल परसों से मैं 4 दिन से पहले, इसलिए आज खड़ा करना पड़ा। इसलिए मुझे वो मैं याद नहीं रहता कि करूंगी कल किसने तभी पूछ पूछा रहा था। आपको। मुझे लगा कि बड़ा जवाब है तो एक ही बार में सही आ जाए। तो 2-4 एक ही बात में हमें भी आना चाहिए ना, हमें भी आना चाहिए। आप बता दीजिए, आप बताइए, जब इनका पूरा नहीं हुआ रेणु जी आपसे फिर पूछिए। बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, आगे आवाज। हम्म, एक लब्धि अपर्याप्त तकदीर एक अंतर मुहूर्त में 66,336 भाव जन्म के और मरण के धारण कर सकता है। उसमें हम बांटेंगे 66,132 एक इंद्रिय के, 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40 और पंचेंद्रिय के 24। फिर एक इंद्रिय के भी अलग से बताऊं, 6,012 एक बार में होते हैं। इस तरह 11 है इसके भेद। 11 में कैसे है? पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, के 4 सूक्ष्म और बादल। फिर बादल साधारण, सूक्ष्म साधारण हो गए 10 के 4 4 8 2 10 और एक मनुष्य के लब्धि अपर्याप्त है। तो 11 को 6,012 को 11 से गुना करो तो 66,132 आई। मनुष्य को इसमें कहाँ ले रहे हैं केंद्रीय वालों में? मनुष्य क्यों? एक इंद्रिय का है, मनुष्य एक इंद्रिय थोड़ा, एक इंद्रिय की नहीं 11 नहीं नहीं मनुष्य के नहीं, उसके आएंगे प्रत्येक के प्रत्येक के प्रत्येक के। तो 11 को 6,012 से गुना करने से 66,132 आते हैं, है ना। और 204 और जमा करो, जो कि हमें 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री 24 वाले लिए।
तो हमारे 66,336 भव हो जाते हैं। हाँ जन्म के 66,336 मरण। बढ़िया। एक इंद्रिय जीवों के कितने भेद किए? एक इंद्रिय जीवों के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। और जो वनस्पति कायिक है उसके दो भेद किए, साधारण और प्रत्येक। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति, ये पांचों बादर भी हैं और सूक्ष्म भी हैं, तो ये हो गए 10। और प्रत्येक वनस्पति क्योंकि बादर ही होती है तो उसको एक लिया, ऐसे 11। ये 11 प्रकार के जीवों के भव होते हैं। 6012, 6012, 6012, ऐसा 11 बार। ठीक है, तो 6012 ये 11 बार हुए, तो ये हो गए 66,132। और फिर उसके बाद में दो इंद्रिय के 80, तीन इंद्रिय के 60, चतुर इंद्रिय के 40। और पंचेंद्रियों में 24। ठीक है, 8-8 भव करके। तो इस तरह से ये 66,336 भव, ये एक श्वास में 18 बार। ये जो पंचेंद्रियों के लिए हैं, पंचेंद्रियों के जो 24 भव लिए हैं, इसमें किस किस के हैं? देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंच, चारों गति वाले। पंचेंद्रियों के जो 24 लिए हैं उसमें कौन कौन है? हाँ भाई, अब किससे नहीं पूछा है मैंने, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। किस किस को लिया है इसमें? बोलिए सुनीता आंटी। इसमें मनुष्य ही आएंगे 24 को। 24 पूरे मनुष्य के आएंगे? हाँ, लगती है पर्याप्त? क्षुद्र भाव है ना ये। नारकियों के तो क्षुद्र भाव और देव के तो क्षुद्र भाव होते ही नहीं है। हाँ, देव और नारकी तो लब्धि अपर्याप्त होते ही नहीं है, तो तिर्यंच भी नहीं होते। पंचेंद्रिय तिर्यंच भी लब्धि अपर्याप्त। त्रियंश होते हैं ना, वो तो होते ही है। तो त्रियंशी और मनुष्य दोनों ही आएंगे फिर 24। हाँ, बोले विनीता आंटी। 24 भव मनुष्यों की और तिर्यंचों के दोनों के मिला के आएंगे पंचेंद्रिय में, नारकी और देव के नहीं सामान्य आएंगे। रूप से, ये सामान्य रूप से पंचेंद्रिय कहा है। हाँ इसमें ऐसा नहीं है कि मनुष्य के इतने, और क्योंकि इन्होंने वो मनुष्य बोला था ना बीच में, इसलिए मैंने हाँ हाँ। पूछ लिया ऐसा करके, कि किसी को ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं है। पंचेंद्रिय के कहे हैं तो सामान्य रूप से पंचेंद्रिय में तो मनुष्य और तिर्यंच दोनों उसमें शामिल है। ठीक है, तो एक श्वास में मतलब एक अंतर्मुहूर्त में जो लगातार किए जाएंगे, ये वो भव हैं। एक अंतर्मुहूर्त में लगातार लब्धि अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त बनता रहे। तो पृथ्वी का एक सूक्ष्म बनेगा तो एक 6012 बार। फिर पृथ्वी का एक बादर बनेगा तो 6012 बार। इसी तरह से दो इंद्रिय बनेगा अपर्याप्त में, तो लगातार अगर बनता रहेगा तो 80 बार, है ना। मतलब एक एक का उस हिसाब से लगाना। तो ऐसे करके 66,336 भाव ये क्षुद्र भाव होते हैं। एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्त के, एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्त के कितनी पर्याप्तियां होंगी? अपर्याप्त दशा में कितनी पर्याप्तियां होंगी? अपर्याप्त, एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्त है, इसकी कितनी पर्याप्तियां होंगी? बोलिए, आपको पूरा कर लीजिए। एक भी पर्याप्ति नहीं होती। उसका हाँ, नाम आर पर्याप्ति शुरू होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब आपकी लब्धि अपर्याप्त है तो उसके एक भी पर्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब बताइए, दो इंद्रिय की कितनी, दो इंद्रिय पर्याप्त के कितनी पर्याप्तियां होंगी? दो इंद्रिय पर्याप्त के कितनी पर्याप्तियां होंगी? बोलिए सुलोचना। वह होगी छह। स्पर्शन। हाँ, स्पर्शन रचना प्राप्त के ही ना, दो इंद्रिय प्राप्ति पर्याप्तियां प्राप्त। पूछ रहे हैं, इंद्रिया हाँ, नहीं पूछ रहे। अच्छा, दो इंद्रिय के 5। कौन कौन सी? ये आहार, शरीर और श्वासोश्वास और मन। मन नहीं होगा,
मन, भाषा होगी, भाषा। हाँ, दो इंद्रिय की भाषा। दो इंद्रिय पर्याप्त के 5 पर्याप्तियां होंगी। आहार, शरीर, इंद्रिय यानी दो इंद्रियां, दो इंद्रिय को एक में ले लेंगे। श्वासोश्वास और भाषा, मन नहीं होगा। ठीक है। असहनीय पंचेंद्रिय के कितनी पर्याप्तियां होगी? पर्याप्त असहनीय पंचेंद्रिय के कितनी पर्याप्तियां होंगी? असंगी पचेंद्रिय के भी क्या नाम ये आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास, भाषा, मन नहीं होगा। उसके भी 5 ही पर्याप्तियां होगी, 5 पर्याप्त होंगे। मन नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया। चलिए इतना ही लेते हैं अभी, फिर अपने आगे पढ़ने का टाइम कम हो जाएगा। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है लोकानुप्रेक्षा में द्रव्यों के कारण कार्य भाव की, किस तरह से वस्तुओं में कारण कार्य भाव होता है, कौन कारण है और परस्पर में उनके क्या संबंध होता है। छह द्रव्य साथ साथ में रहते हैं, लोक में रह रहे हैं, तो उनके परस्पर में किस तरह के संबंध होते हैं, ये चर्चा यहाँ पर चल रही है। द्रव्यों का स्वरूप बता रहे हैं, साथ में ये चर्चा उसके साथ में ली जा रही है। तो यहाँ कल चर्चा चल रही थी कि द्रव्यों के स्वभावभूत अनेक शक्तियां हैं। तो वास्तव में द्रव्यों का जो भी परिणमन हो रहा है, उनमें जो भी कार्य हो रहा है, वो उनमें स्वयं अपनी शक्ति से होता है। उनमें खुद में शक्तियां हैं और अन्य द्रव्य हैं वो केवल उसमें सहकारी यानी साथ में होते हैं, निमित्त रूप से होते हैं। परिणमन या जो भी कार्य उस द्रव्य में हो रहा है, वो उस द्रव्य में स्वयं अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति से ही होता है। खुद की शक्ति, खुद का जोर होता है तो कोई दूसरा जोर लगाए तो काम में उसको सहायक कहा जाता है। खुद का जोर नहीं हो बिल्कुल भी तो फिर दूसरा भी उसमें जोर नहीं लगा सकता है, दूसरा निमित्त भी नहीं हो सकता है। ये बात कल अपनी चली थी। और कल यहाँ 119 नंबर की गाथा में कहा था कि सभी पदार्थ काल आदि लब्धि सहित अनेक प्रकार की शक्ति सहित हैं, स्वयं परिणमन करते हैं, उनको परिणमन करते हुए कोई निवारण करने में समर्थ नहीं है। सब द्रव्य अपने अपने परिणाम रूप द्रव्य क्षेत्र काल सामग्री को पाकर आप ही भाव रूप परिणमन करते हैं, उनका कोई निवारण नहीं कर सकता है। यानी हर द्रव्य की काल लब्धि यानी उसका स्वकाल वो अपना है। उसके परिणमन की बात आ रही ना, परिणमन में कौन द्रव्य निमित्त होता है? या कालादि लब्धि, काल लब्धि को क्यों मुख्य किया है? क्योंकि बात चल रही है काल द्रव्य की। प्रकरण किसका चल रहा था अभी? काल द्रव्य का स्वरूप कहते हैं। हेडिंग देखिए 216 गाथा से काल द्रव्य का प्रकरण चल रहा है। तो काल द्रव्य है वो परिणमन में निमित्त है, वहां से ये प्रकरण चल रहा है। थोड़ा सा रेफरेंस ख्याल में है कि नहीं चल क्या रहा है? वो छूटा नहीं है अभी अपना। छह द्रव्य का स्वरूप चल रहा है और अंतिम जो काल द्रव्य है उसका वर्णन चल रहा है, और अभी भी पूरा नहीं हुआ है, आगे फिर अभी आने वाला अगली गाथा में व्यवहार काल का स्वरूप। लेकिन कोई ऐसा ना समझ ले कि काल ही परिणमन कराता है, खुद तो द्रव्य में कोई है ही नहीं परिणमन करने की शक्ति। इसलिए उसको यहाँ आचार्य देव गाथाओं में क्लियर कर रहे हैं। इस तरह की मान्यता वाले लोग दुनिया में होते हैं। तो कोई भी बात यदि शास्त्रों में लिखी गई है, आचार्यों ने कही है, तो क्यों इतना जोर दे के बीच में 2-3 गाथाएं डाली? क्योंकि ऐसी मान्यता लोगों में दिखी होगी इस तरह की, कि वो काल को ही मान रहे कि यही परिणमन करा रहा है, यही परिणमन कराता है। तो कह रहे हैं कि द्रव्य सब अपनी अपनी परिणाम शक्ति से युक्त हैं। परस्पर में जो उपकार है ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। काल द्रव्य जो परिणमन करा रहा है तो परिणमन कराने में वो निमित्त मात्र ही है। अगर द्रव्य में स्वयं में परिणमन करने की योग्यता नहीं हो तो किसी की ताकत नहीं है कि वो उसको परिणमन करा सके। देखो जो जैसे कुछ इस तरह की चीजें होती है ना, उसमें लगता ऐसा है कि ये इसमें ज्वाइंट होगा या मतलब मूवेबल होगा, लेकिन बस वो केवल शो के लिए इस तरह की उसमें कर्व वगैरह दे देते हैं। मान लो कोई मार्बल का है, कोई शो पीस है या प्लास्टिक का कुछ भी हो, लेकिन लगता है ऐसा है कि ये खुल सकता है, लेकिन वो होता है बिल्कुल एक ही। तो अब वो दिख रहा है, खोलो उसको, उसको अलग करो कि ढक्कन जैसा दिख रहा है तो खोल के देखो। तो अगर वो उसमें खुद में खुलने की योग्यता हो, ढक्कन हो वो एक्चुअल में, तो वो खुल सके।
अदरवाइज वो पूरा एक सिंगल पीस ही है, तो किसकी ताकत है कि आप कितना जोर लगाओगे, फिर वो टूटेगा, समझ लो, अगर ज्यादा मतलब वो कमजोर सा हुआ तो। लेकिन ऐसा नहीं है, तो द्रव्य में स्वयं में परिणमन की शक्ति है, तो दूसरा उसमें निमित्त सहायक कहा जाता है। कल अपनी काफी चर्चा हुई थी, यहाँ बस यही बताना है कि ये काल आदि लब्धि जो कहा है, तो काल द्रव्य की चर्चा चल रही है, परिणमन की बात चल रही है, परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है, इसलिए यहाँ काल आदि लब्धि को मुख्य कर रहे हैं। बाकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब द्रव्य का स्वयं का होता है, तो पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें निमित्त कहा जाता है। कभी क्षेत्र को निमित्त कहा जाता है, इस जगह से मोक्ष गए, इस जगह पे ध्यान किया तो वो क्षेत्र, जबकि एक्चुअल में उनके खुद का, जिस जीव ने जहाँ ध्यान किया, वो उसका असंख्य प्रदेशी स्व क्षेत्र वहां उपस्थित था, उसमें योग्यता थी, तो बाहर के क्षेत्र में आरोप आता है कि यहाँ बैठ के उनको केवल ज्ञान हो गया, यहाँ मोक्ष हो गया, ऐसा। बोलिए सुनिए। जो व्यवहार में ऐसा कहते हैं ना, समय बहुत बलवान है या समय अच्छे से अच्छे भाव को भर देता है, तो ये काल को ही हम उसी को ही मतलब उसी पर ही जोर दे के कह रहे हैं। वो बातें हैं कि अपना परिणमन को पहचाना ही नहीं जीव के या और हाँ, दूसरे को। समय बीतता है, समय बलवान है, मतलब समय बीतता है तो वो समय के साथ जीव भूल जाता है, जो भी है उसमें आगे बढ़ता है, इसलिए कहते हैं भी समय बलवान है, समय के अनुसार सब हो जाता है। हमने तो काल वो के परिणमन को ही मुख्य कर देते हैं ना ऐसी बातों में। काल के परिणमन को मुख्य कर देते हैं, लेकिन वो भूलने वाली, मतलब उस द्रव्य का खुद का स्वभाव है, मतलब जो भी जीव है वो खुद की नेचर ऐसी है कि वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, तो वो उसमें, उसके दुख में, कष्ट में वो अपने आप कमी आती जाती है। इधर से देखेंगे तो वो कर्म के उदय वगैरह अनुभाग, वो उस तरह से उसके मंद होते हैं जिस भी तरह से, तो काल पे आरोप आता है कि समय ने घाव भर दिया, वो दिखता भी है अपने को कि कोई भी प्रसंग हुआ हो तो बिल्कुल उस दिन की बात, और फिर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद, और फिर 1-2-4 साल बाद वो हो जाता है, तो काल पे आरोप आता है। परिणमन उसका खुद का हुआ है, वो जो सामान्य होने रूप पहले अत्यधिक दुख की अवस्था थी, और अब वो दुख से धीरे 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 करके सामान्य लाइफस्टाइल में आ गया, तो परिणमन उसका खुद का है। मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो खुद का परिणमन तो पहचान नहीं पाते हैं, तो काल पर ही बात आ जाती है कि समय से। हाँ, देखिए अब गाथा है 220 नंबर। अब व्यवहार काल का निरूपण करते हैं। अभी तक क्या चल रहा था, अभी पहले 216 में कहा था काल द्रव्य का स्वरूप बताते हैं, तो वो किसका स्वरूप था, वो निश्चय काल का, जो कहा था एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु वर्तता है और सब द्रव्यों के परिणाम परिणाम बदलाव करता है, तो वो निश्चय काल की बात थी, जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु अवस्थित है। अभी जो काल द्रव्य है इसको दो प्रकार का कहा है, एक निश्चय काल और व्यवहार काल। तो वहां भावार्थ में कह दिया था ये निश्चय काल है। अब देखो गाथा में वहां दिया है क्या निश्चय काल शब्द कहीं भी, 216 गाथा देखिए। सव्वाणम दव्वाणम परिणामम जो करेदि सो कालो, एक एक कास पये से सो वट्टदी एक एक को चेवर, कहीं भी निश्चय शब्द नहीं आया। जो करेदि सो कालो, जो करता है वो काल है, निश्चय शब्द नहीं आया। फिर कैसे निकाला आपने कि निश्चय काल की बात है, क्योंकि यहाँ 220 वाली गाथा भी अपन पढ़ रहे हैं, इसमें शब्द आएगा व्यवहारो हवे काल, वो व्यवहार काल है। इसका मतलब पीछे जो चर्चा करके आए हैं वो व्यवहार का अपोजिट क्या होता है, निश्चय होता है, तो पीछे जो चर्चा करके आए वो निश्चय काल की, क्योंकि अब व्यवहार की बात कर रहे हैं, इसका मतलब निश्चय काल की चर्चा वो पीछे की। देखिए 220 गाथा है, पेज नंबर 100 है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षण। दीपिका जी गाथा पढ़िएगा। जीवाणं पुक्कलाणं जीवाणं पुग्गलाणं जीवाणपुक्कलाणं जीवाणपुग्गलाणं
जेसुहुमा बादराय पज्जाया जे सुहुमा बादराय पज्जाया तीदा तीदाणागद भूदा तीदाणागद भूदा तो व्यवहारो हवे कालो व्यवहारो हवे कालो जीवाण पुग्गलाणं जेसुहुमा बादराय पज्जाया तीदाणागद भूदा सो व्यवहारो हवे कालो जीवाणि पुग्गलाणं जे सुहुमा बादिराय पज्जाया तीदाणागद भूदा सो व्यवहारो हवे कालो जीवाण पुग्गलाणम, जीवाण यानी जीव और पुग्गलाण यानी पुग्गल, जीव और पुद्गल द्रव्य के, जे यानी जो, सुहुमा सूक्ष्म, बादर यानी स्थूल बादर, यह यानी जो भी, पज्जाया यानी पर्याय, जीव और पुद्गल द्रव्यों की जो सूक्ष्म और बादर पर्याय हैं। जे जो था पहले, वो जे का अर्थ है वे और ये का अर्थ है जो। तीद अणागद भूदा, तीद अणागद, तीदा है ना, दा में से अ निकलेगा, तीदाणागद भूदा। तीद यानी अतीत, अनागत यानी भविष्यकालीन, अनागत जो आई नहीं है, और भूदा यानी जो भूत यानी विद्यमान है। मतलब क्या हुआ, अतीत यानी भूतकाल, अनागत यानी भविष्यकाल, और भूदा यानी जो वर्तमान काल है, जो वर्तमान में वर्त रही है, भूत स्वरूप वर्तमान में वर्त रही है। ऐसे जो सूक्ष्म बादर जो पर्याय है, कौन सी, जो हो चुकी है, जो होएंगी और जो वर्तमान में है। सो व्यवहारो हवे कालो, सो यानी वह, व्यवहारो यानी व्यवहार, हवे यानी होता है, कालो यानी काल, वो व्यवहार काल होता है। देखिए अन्वयार्थ, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य के सूक्ष्म तथा बादर पर्याय हैं, वे अतीत हो चुके हैं, अनागत आगामी होंगे, भूत वर्तमान है, सो ऐसा व्यवहार काल होता है, उसी को व्यवहार काल कहते हैं। यानी जो पर्याय भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल रूप है, वो ही व्यवहार काल है। मतलब ये जो भूत वर्तमान भविष्य जिससे हम कह पा रहे हैं पर्यायों के रूप में, वो व्यवहार काल कहलाता है। एक गाथा और पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं, फिर भावार्थ देखते हैं। जीवाण पुग्गलाणं जेसुहुमा बादराय पज्जाया तीदाणागद भूदा सो व्यवहारो हवे कालो पर्याय है जो सूक्ष्म बादर जीव पुद्गल द्रव्य की हो चुकी है, होएगी व्यवहार काल सुजानिए। जो जीव पुद्गल के स्थूल सूक्ष्म पर्याय हैं, वे जो हो चुके अतीत कहलाए, जो आगामी होंगे उनको अनागत कहते हैं, जो वर्त रहे हैं सो वर्तमान कहलाते हैं। इनको जितना काल लगता है उसी को व्यवहार काल नाम से कहते हैं। सो जगन्य तो पर्याय की स्थिति एक समय मात्र है और मध्यम उत्कृष्ट अनेक प्रकार है। देखो ये जो कह रहे हैं ना, व्यवहार काल क्या है, व्यवहार काल का स्वरूप छड़ाला से बता सकते हैं कोई? बोलिए अर्चना। नियत वर्तना निस्तिन सो व्यवहार काल परमाणु। बहुत बढ़िया। नियत वर्तना, ये तो निश्चय का तो निश्चय काल का तो वर्तना लक्षण है, और निश दिन सो व्यवहार काल परिमाणु, ये जो रात दिन हो रहे हैं ना, ये व्यवहार काल है। तो काल द्रव्य कैसे, व्यवहार काल किसे कह रहे हैं कि जो पर्याय हो रही हैं,
सूक्ष्म पर्याय होती है और स्थूल पर्याय होती है। सूक्ष्म पर्याय कौन सी होती है? इस सूक्ष्म पर्याय का, ये दो तरह की पर्याय करें, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य के सूक्ष्म तथा बादर पर्याय है। तो सूक्ष्म पर्याय कौन सी है और स्थूल बादर पर्याय कौन सी है? कि प्रति समय की जो पर्याय हो रही है, हर समय, पर्याय तो समझ में आता है, द्रव्य की अवस्था को, परिणति को पर्याय कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्य की अवस्था हर समय हो रही है कि नहीं हो रही है, हर समय बदल रही है, तो वो तो है सूक्ष्म पर्याय। वो हर समय की पर्याय पकड़ में नहीं आती है। और है बादर यानी स्थूल पर्याय, कि हमको दो चार समयों की नहीं, असंख्यात समयों की पर्याय मिलके फिर हमको पकड़ में आती है। 2 4 10 20 100 200 संख्यात समयों की पर्याय हमको पकड़ में नहीं आती। असंख्यात समय गुजर जाए तब हमको वो पकड़ में आती है। तो ये जो पर्याय हो रही हैं जीव और पुद्गलों की, इस तरह से सूक्ष्म पर्याय हो रही है, बादर पर्याय हो रही है, तो हम उसको कैसे कहते हैं? हम कहते हैं ये भूतकाल, ये वर्तमान। हम वर्तमान किसको कहते हैं? वर्तमान का क्या मतलब है? वर्तमान का मतलब ये 3:03, ये वर्तमान है। कि ये 2:30 से लेके 3:30 तक क्लास चल रही है, ये वर्तमान है। कि आज की 17 जुलाई, ये वर्तमान है। कि ये मंडे से लेके और सैटरडे संडे तक का ये वीक, ये वर्तमान है। बोलिए पूर्णिमा आंटी, क्या दिक्कत है? समय, प्रति समय जो हो रही पर्याय, तो समय समय के पर्याय को वर्तमान कहेंगे। पर आवली अपने पकड़ने में आती क्या? मेरा प्रश्न यह था। असंख्यात समयों की आवली होती ना, हाँ, तो आवली अपने पकड़ने में आ सकती क्या? समय तो नहीं पकड़ने में आएगा, पर आवली पकड़ने में आ सकती क्या? ये काबली भी सूक्ष्म पड़ेगी। वो भी नहीं आ पाएगी क्या? प्रति समय की पर्याय तो फिर लेकिन वो अनेक काबलियां मिलके ही अपने को पकड़ में आती है। हम कहाँ तक पकड़ पाएंगे अभी देखेंगे अपन, ये इसमें दिया है कितना कितना क्या क्या है। तो असंख्यात समयों की एक आवली होती है और संख्यात आवली के समूह को एक उच्छ्वास कहते हैं। तो आवली भी हमारे लिए तो बारीक पड़ेगी। असंख्यात समय, यद्यपि आवली में जगन युक्त असंख्यात समय है और हम भी असंख्यात समयों को पकड़ पा रहे हैं, लेकिन हम जिस असंख्यात समयों को पकड़ पाएंगे वो बड़ा ज्यादा वाला असंख्यात होगा, यानी ज्यादा आवलियों को प्लस करके फिर हम पकड़ पाते हैं। ठीक है? क्योंकि एक आवली से अंतर मोड चालू हो जाता है, पर वो आवली हमारे पकड़ में नहीं आती हमको, तो हम सेकंड को ही नहीं पकड़ पाते हैं। और अभी जो पकड़ा है, मान लो थोड़ा साइंस ने, तो सेकंड्स के पिको सेकंड, नैनो सेकंड, और कोई एक आध स्टेप और उसके बारीक में गए हैं, वो भी आवली से बहुत बड़ा है। जहां तक भी अभी वैज्ञानिक पकड़ पा रहे हैं समय को और सूक्ष्म करके, तो वो भी आवली से बहुत बड़ा है। इसलिए आवली पकड़ में नहीं आती है। तो क्या बता रही थी मैं? कि जीव और पुद्गल के जो स्थूल सूक्ष्म पर्याय है, हाँ, दिन वर्तमान पूछ रही थी आपसे कि किसको कहेंगे हम वर्तमान। ये जुलाई का महीना वर्तमान है, कि ये 2024 वर्तमान है, कि ये शताब्दी ये वर्तमान है, कि ये पंचम काल वर्तमान है, कि ये अवसर्पणी काल वर्तमान है कि नहीं? ऐसे ऐसे मना कर रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, वर्तमान पंचम काल, इस वर्तमान पंचम काल में मोक्ष तो होगा ही नहीं, ऐसे बोलेंगे। तो पूरा पंचम काल 21,000 वर्ष को वर्तमान बना देते हैं। ये क्या है? ये हम स्थूल पर्याय ले रहे हैं। 1 घंटे की अभी वर्तमान की क्लास, तो 1 घंटा, 1 घंटे में कितने समय हो गए, उसको हमने वर्तमान बना दिया। कभी पूरे के पूरे अवसर्पणी काल को, ये वर्तमान का हुंडा अवसर्पणी काल है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर को वर्तमान बना देते हैं। ये सब क्या है? ये व्यवहार काल है। जो हम कह पा रहे हैं 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, ये जो हम शब्द यूज ले पा रहे हैं, ये सब व्यवहार काल की अपेक्षा से ये व्यवहार काल है। ये यहाँ बता रहे हैं कि जो बहुत निश्चय से काल द्रव्य, तो वो कालाणु है, और जो उसका परिणमन है वो सूक्ष्म परिणमन, वो एक एक समय का है। पर हम उसको और स्थूल रूप से मिला मिला के, तो ये अतीत काल है, ये भूतकाल। अब भूतकाल कितना लंबा है, तो क्या बोले, कल ही पूछा था शायद, भूतकाल कितना बड़ा है? अनंत काल है।
तो ये सब क्या किया, मिला दिया। भविष्य काल कितना बड़ा है कि उससे भी अनंत गुना है, तो वो सब स्थूल रूप से उनको मिला के कथन किया जाता है, वो सब व्यवहार काल कहा जाता है। ये जो भेद भी किए जा रहे हैं ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये भी व्यवहार काल की अपेक्षा से ही भेद किए जाते हैं। भूतकाल में कल क्या था, कल ट्यूसडे था, कल क्या होगा कि कल थर्सडे होगा। तो ये सब भी जो हम कह रहे हैं कि जो भी हमारा लोक व्यवहार चलता है, ये सब व्यवहार काल की अपेक्षा से होता है। बोलिए दीदी। मतलब मैम जो पकड़ पाएंगे वही स्थूल व्यवहार काल, और जो नहीं पकड़ पाएंगे वो सूक्ष्म व्यवहार काल हो गया। हाँ, वो सूक्ष्म पर्याय है। जो हमारी पकड़ में आ रही है वो स्थूल है, जो नहीं पकड़ में आ रही है वो सूक्ष्म। और मैम जैसे कथन की अपेक्षा भी बोलेंगे उस, अब ये वर्तमान काल की अपेक्षा बात करें उस अपेक्षा भी मतलब वो हो जाएगा क्या, वर्तमान भविष्य, और मतलब वर्तमान काल की ये मतलब ये वर्तमान काल है कि भविष्य काल है कि ये, जैसे आप बोले अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल, जैसे वर्तमान समय का जैसे पंचम काल, ऐसे प्रश्न नहीं समझ आया। मतलब जैसे बोलेंगे कि आज अभी हमारे 7 दिन के वर्तमान में, जैसे हमारी अभी क्लास चल रही है ये रत्नाकरण श्रावकाचार, तभी हमारे वर्तमान समय में क्लास चल रही है, तो इसको भी वर्तमान की अपेक्षा भी सभी बात करेंगे इस तरह। कहते हैं ना, अभी अभी कोई पूछता है, मुझसे पूछता है अभी आपके क्या चल रहा है क्लास में, हम्म पूछ रहा है, तो क्लास के समय तो कोई पूछेगा नहीं, क्लास में तो सब आने वाले ही हैं। आगे पीछे हम्म पूछेंगे, कोई शाम को कोई सुबह, तो क्या बोलेंगे, रत्नगण शावकाचार चल रहा है। तो उस समय तो बात कर रहे हैं आपसे, हम्म उस समय तो ना रत्नगण शावकाचार चल रहा है। लेकिन अभी रत्नगण शावकाचार जितने समय चलेगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तब तक हम क्या उसको वर्तमान बना देंगे कि अभी तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा चल रहा है। तो ऐसा इतना लंबा लंबा बच्चे पकड़ते हैं अपने कि अभी क्या चल रहा है, कि अभी इंजीनियरिंग चल रही है। अब इंजीनियरिंग 1 मिनट की, 1 सेकंड की थोड़ी ना होती है। 5 साल, 7 साल जब तक वो चलती रहेगी, तो उसको 5-7 साल का अभी इंजीनियरिंग वर्तमान, अभी मतलब वर्तमान, उसको वर्तमान बना देंगे। मतलब स्थूल समय भी वर्तमान में भी आता है, बहुत सारे स्थूल समय को भी वर्तमान कहा जाएगा। तो कहा ना, 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक का ले लिया ना, अवसर्पणी पूरा का हाँ पूरा पन्ने वर्तमान। इस तरह से ये व्यवहार काल के अंतर्गत आते हैं। जो जीव पुद्गल के स्थूल सूक्ष्म पर्याय हैं, वे जो हो चुके अतीत कहलाए, जो आगामी होंगे उनको अनागत कहते हैं, जो वर्त रहे हैं सो वर्तमान कहलाते हैं। इनको जितना काल लगता है उसी को व्यवहार काल नाम से कहते हैं। सो जगन्य तो पर्याय की स्थिति एक समय मात्र है और मध्यम उत्कृष्ट अनेक प्रकार हैं। बस जगन्य रूप से कम पर्याय रहती है, वास्तव में तो पर्याय की स्थिति एक्चुअल में एक समय की है, लेकिन फिर भी अब ये वर्तमान मनुष्य पर्याय, इसकी स्थिति कितनी है, ये बोल रहे हैं हम मनुष्य पर्याय, और स्थिति कितनी कहेंगे, 70 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। वो उसकी तो वो 100 साल तक उसकी स्थिति बनी हुई कि एक ही पर्याय चल रही है क्या। ये तो अपने को ही समझ में आता है कि बचपन से लेके आज तक कितनी शरीर में अवस्था में परिवर्तन हो गया, लेकिन फिर भी उस पूरी 70-100 साल की अवस्था को एक पर्याय कह देते हैं। ये व्यवहार का है। आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पुद्गल का परमाणु मंद गति से जाता है, उतने काल को समय कहते हैं। समय की परिभाषा दी है। समय किसे कहते हैं कि आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जो पुद्गल का परमाणु ने गमन किया, ये एक प्रदेश पे था, दूसरे प्रदेश पर पहुंचा, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पहुंचा, और एकदम स्लो स्पीड से, मंद गति से, तो एकदम स्लो चला, और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे पहुंचने में उसको जो टाइम लगता है उसको समय कहते हैं। मंद गति क्यों कहा कि यदि वो तीव्र गति से गमन करे तो एक प्रदेश से यानी एक समय में पूरा 14 राज्य कवर कर ले, स्पीड से करे तो। अपने कैसे होती है, देखो ज्यादातर रेस होती है तो ज्यादातर तो स्पीड वाली होती है, कौन तेज भाग के पहले पहुंच रहा है, स्कूटर की, साइकिल की, समझ लो इस तरह की। और एक इधर हमारे यहाँ कार्यक्रम कराते हैं बापू नगर में ऐसे खेल कूद के दिसंबर में, तो वहां एक होती है धीमी गति की रेस, धीमी गति की कि स्लो स्पीड से सबसे स्लो कौन चला के लास्ट में कौन पहुंचेगा, ऐसा। तो धीमी गति भी होती है, तेज गति भी होती है, मतलब गति बताने के लिए कि तेज चलाएं
तो हम कितनी देर में जा सकते हैं। जैसे पैदल में भी होती है अपनी कि हम फास्ट चलें तो हम स्मारक कितनी देर, हम बहुत भी फास्ट चलें तो भी हमको 10 से 12 मिनट तो लगेगी, और धीरे धीरे चले तो 20 मिनट लगा दो, 25 मिनट लगा दो ऐसा। तो यहाँ कह रहे हैं कि पुद्गल का परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जा रहा है मंद गति से, एकदम स्लो स्पीड से। तो एकदम स्लो स्पीड से जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जा रहा है उसको जितना टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं एक समय। आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पुद्गल का परमाणु मंद गति से जाता है, उतने काल को समय कहते हैं। ये समय बता दिया, ठीक है। ऐसे जगन्य युक्त असंख्यात समय की एक आवली होती है। जगन्य युक्त असंख्यात समय की एक आवली होती है, ठीक है। और फिर संख्यात आवली के समूह को एक उच्छ्वास कहते हैं। संख्यात आवली के समूह को एक उच्छ्वास कहते हैं। ये पहले भी मैंने कराया क्या आपको? पहले कराया हुआ है ना, अलौकिक गणित के संबंध। हाँ, तो लिखा हुआ होगा आप लोगों के पास। एक उच्छ्वास, ये जो श्वासोच्छ्वास होती है, संख्यात आवलियां, एक श्वास में संख्यात आवलियां हो जाती। संख्यात आवली के समूह को एक उच्छ्वास कहते हैं। 7 उच्छ्वास का एक स्तोक होता है, फिर 7 स्तोक का एक लव होता है, और 38.5 लव की एक घड़ी, या उसको नाली भी शब्द दिया है, घड़ी या नाली दोनों शब्द हैं। 38.5 लव की एक घड़ी होती है, और फिर 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त शब्द सुनाई है, मुहूर्त निकालते हैं, वो मुहूर्त निकलता है ना, मुहूर्त, वो मुहूर्त भी 2 घड़ी तक, मुहूर्त का मतलब यही है, वो 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। तो भाई ये ऐसा थोड़ा ना इतने बजे, हम ऐसे बोलते हैं 12 बजे का मुहूर्त है, 12 बजे का 12 तो मतलब पता ही नहीं चलेगा आपको 12 बज गए, तो उसी समय आप कैसे घुस पाओगे? फिर तो वो 12 बज के 1 सेकंड 2 सेकंड हो ही जाएंगे। वो मुहूर्त जो होगा ना, वो 48 मिनट 2 घड़ी का चलता है। ये पंडितों को भी पता है कि नहीं पता, जो मुहूर्त निकालते हैं, मालूम नहीं ये इतनी बारीकी। ये केवल ये जैन दर्शन का गणित और जैन दर्शन का विज्ञान इतनी बारीकी से आप कहीं जाके देख लो, इतनी बारीकी से कहीं निकाला हो। और बड़े बड़े जो अपने आप को समझते हो दिग्गज, ये ये जो केवल यानी परमात्मा का जो ये साइंस है, इसीलिए विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, अजब गजब का विज्ञान है ये, दुनिया में है नहीं ऐसा कोई विज्ञान। संख्यात आवली के समूह को एक उच्छ्वास, 7 उच्छ्वास का एक स्तोक, 7 स्तोक का एक लव, 38.5 लव की एक घड़ी। अब बताओ 38.5, एक तो 38 ऊपर से साढ़े, राउंड फिगर में कर देते। ये करे कौन? जो है उसको बताया है, करने वाला कोई नहीं है। करने वाला होता तो फिर सब अच्छा खासे राउंड फिगर में ही चलते। करने वाला कोई नहीं है, जो होता है उसको बताया गया है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक रात दिन, एक जो दिन अपन बोलते हैं रात दिन मिला के 30 मुहूर्त होते हैं उसमें, एक दिन रात में मिला के 30 मुहूर्त होते हैं। 30 मुहूर्त का रात दिन, 15 रात दिन का एक पक्ष। ये जो वीक है ना, ये वीक तो इंग्लिश अंग्रेजों ने चलाया है, अपने यहाँ 15 दिन का पक्ष चांद के हिसाब से होगा तो पक्ष चलेगा। ये तो इन्होंने विदेशी लोगों ने चलाया है वीक वाली चीज। सप्ताह हफ्ता अपने कहीं नहीं आएगा, 7 दिन वाला हफ्ता। 15 दिन रात का पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक मास होता है। 15 दिन 2 बार मिलाएंगे तो 1 महीना हो जाएगा। 2 मास की ऋतु होती है, और 3 ऋतु का एक अयन होता है। 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतु, यानी फिर 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का कहो या 3 ऋतु का एक अयन होता है। 2 अयन का एक वर्ष होता है, 6 महीने का एक अयन। अब ये अयन कहाँ से आया? कि दक्षिणायन और उत्तरायण अयन होते ना, अयन। 6 महीने जो सूर्य है वो दक्षिण की तरफ जाता है,
फिर 6 महीने उत्तर की तरफ आता है, सुमेरु से दूर जाता है बाहर लवण समुद्र की तरफ, और फिर 6 महीने वापस। थोड़ा बहुत तो ख्याल है ना, ज्योतिष लोग अपन ने पढ़ा तो था ही काफी लोगों ने। तो ये है अयन, 6 महीने का अयन, तो दक्षिणायन और उत्तरायन ऐसा। 2 अयन का वर्ष होता है इत्यादि, फिर पल्य, सागर, कल्प आदि व्यवहार काल, उससे फिर आगे आगे ये व्यवहार काल चलता है। तो ये सब व्यवहार काल में, अब ये हम कैसे कहेंगे कि पक्ष, ये जो पक्ष वर्ड बोल रहे हैं, अगर अकेला समय 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 को ही पकड़े, ये स्थूल पर्यायों को इकट्ठा करके व्यवहार काल नहीं हो, तो कैसे हम बात कर सकेंगे, कैसे किसी को कह सकेंगे? हम ये कैसे बताएंगे क्लास कितने बजे होगी कि एक समय पे होगी, तो कौन सा वाला? तो ये जैसे लोक, जैसे सबका नाम क्या है, सबका नाम शुद्धातम है, मेरा नाम, सबका नाम शुद्धातम रख दें, और यहीं 2-3 लोगों के एक से नाम होते हैं, तो फिर हमको शहर का नाम लगाना पड़ता है, तो दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होता है। तो अभी सबका नाम शुद्धातम रख दें तो कैसे पार पड़ेगी? इसलिए वो लोक व्यवहार चलाने के लिए अलग अलग नाम रखे जाते हैं। तो ऐसे ही अब ये समय कह दें, बस एक समय का समय, एक समय का होता है, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए ये व्यवहार काल से, दिन, घड़ी, घंटा आदि से ये काल, व्यवहार काल की प्रवृत्ति की जाती है। अभी देखिए अगली गाथा है 221। ये सब पढ़ा हुआ ही है अपना, तो पहले लिखा हुआ है, आप लोग जिनको याद नहीं हो तो थोड़ा याद कर लें, जिनको याद था थोड़ा थोड़ा भूल गए थे तो रिवाइज हो गया। गाथा नंबर 221। अब अतीत, अनागत, वर्तमान पर्यायों की संख्या कहते हैं कि भूतकाल में कितनी पर्याय हो गई, भविष्य में कितनी होंगी, और वर्तमान में कितनी है, उनकी संख्या अब यहाँ पर कह रहे हैं। बोली विनीता आंटी, गाथा बोलिएगा। तेषु अतीतानन्ता, कहाँ गई? आदि तेषु अतीदानन्ता अनंत गुणिदाय भाविपज्जाया, अनंत गुणिदाय भाविपज्जाया एको विवर्तमानो, एको विपट्टमानो इत्यमित्तो विशो कालो, इत्यमित्तो विशो कालो तेषु अतीतानन्ता अनंत गुणिदाय भाविपज्जाया, एको विवर्तमानो इत्यमित्तो विशो कालो। येषु अतीदानन्ता अनंत गुणिदाय भाविपज्जाया एको विवर्तमानो एतिपम एतियमितो विशो कालो। देखिए क्या कह रहे हैं, तेसु अतीदानंता, तेसु यानी उन जो द्रव्य थे उनकी पर्यायों में, अतीता यानी अतीत काल की, भूतकाल की पर्याय जो है, अनंता, अनंता यानी अनंत पर्याय हैं, यानी उन द्रव्यों की पर्यायों में जो भूतकालीन पर्याय हैं वो कितनी है, अनंत पर्याय हैं। यानी किसी भी द्रव्य की, अकेले जीव की बात नहीं है, सभी द्रव्यों की भूतकाल में कितनी पर्याय हो गई, भूतकाल में कितनी पर्याय हो गई, हर द्रव्य की भूतकाल में अनंत। कैसे अनंत? अच्छा अभी पर्याय छोड़ो, भूतकाल कितना है, पीछे जाएंगे पीछे जाएंगे पीछे जाएंगे, अनादिकाल से ले तक पहुंचेंगे, कितना है भूतकाल, पीछे जाते जाएंगे तो भूतकाल कितना है, अनंत ही होगा, अनंत। अनंत, भूतकाल अनंत है। अब भूतकाल अनंत है तो ये कह रहे उन द्रव्यों की पर्याय भी अनंत हो गई। कैसे? क्योंकि एक समय में एक पर्याय होती है और भूतकाल अनंत है, तो एक समय में एक पर्याय, एक समय में एक पर्याय, एक समय में एक पर्याय, ऐसे पर्याय भी कितनी हो गई भूतकालीन पर्याय, वो भी अनंत। ठीक है, तेसु अतीदानंता अनंत गुणिदा ये भावी पज्जाया, और जितनी भूतकाल में हो गई है ना अनंत पर्याय, उससे अनंत गुणिदा, उससे अनंत गुणी, यह यानी और भावी पर्याया,
जो भविष्यकालीन पर्याय हैं वो कितनी है, उससे अनंत गुणी। भूतकाल से हमेशा भविष्य काल अनंत गुना होता है। बराबर कर लें तो जितना भूतकाल उतना भविष्य काल, बराबर रख लो ना, बीच में वर्तमान, आधा भूतकाल आधा भविष्य काल। बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य तो प्रत्येक समय पर्याय हो रही है ना भविष्य काल में। तो यदि बराबर होगा तो भूतकाल तो बीत चुका, हो चुका, और बराबर होगा तो ये खत्म हो जाएगा, फिर ये भी मतलब इतना और फिर खत्म, फिर काल खत्म, तो फिर एक द्रव्य खत्म तो फिर दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, चौथा खत्म, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए भविष्य काल है भूतकाल से अनंत गुना अधिक है, कभी खत्म नहीं होगा ऐसा। यानी भविष्य काल अनंत है, मतलब भविष्य काल के समय, समयों की बात चल रही है। काल अनंत का मतलब ही ये है, उस समय अनंत। तो जितने अतीत काल की पर्याय हैं उनसे अनंत गुणी भविष्यकालीन पर्याय हैं। एक को विवर्तमानु, और वर्तमानु यानी वर्तमान, वो कितनी है, एक को यानी एक ही। वर्तमान पर्याय कितनी होती है एक द्रव्य की, एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय एक ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि वर्तमान एक समय का ही होता है। एक्चुअल में वर्तमान एक समय का ही होता है, इसलिए उसकी एक समय में एक ही पर्याय होती है। तो वर्तमान पर्याय एक ही। अब हम उस वर्तमान को पूरा मनुष्य भाव जितना वर्तमान ले रहे हैं, 70 साल का, 80 साल का, 100 साल का, तो भी ये अभी वर्तमान में एक ही है ना मनुष्य पर्याय। इसी समय देव पर्याय, नारकी पर्याय, तिरंज पर्याय ये तो नहीं होगी ना। जो भी हम वर्तमान ले रहे हैं तो वो एक ही पर्याय, फिर उसमें वर्तमान में एक ही पर्याय। एत्तीय मित्तो विसो कालो, एत्तीय मित्तो यानी ये जितनी पर्याय बताई, भूतकाल की अनंत, भविष्य की उससे अनंत गुणी, और वर्तमान की एक, ये जितनी पर्याय हैं एत्तीय मित्तो, इतनी इन सबको मित्तो यानी मिलाकर विसो कालो, वही काल है यानी व्यवहार काल है। ये भूतकालीन पर्याय, भविष्यकालीन पर्याय, वर्तमान काल की जो मिलाकर जितना है वही सब व्यवहार काल है, उतना ही काल होता है। ये यहाँ बता दी। देखिए अन्य अर्थ पढ़ते हैं, बोलो भाभी ये वर्तमान की एक पर्याय कैसे मानेंगे, मतलब एक गुण की तो एक पर्याय होगी और एक अनंत गुण है ना एक द्रव्य में। नहीं, तो वो अभी द्रव्य की पर्याय की बात कर रहे हैं, तो द्रव्य की तो एक ही पर्याय कही जाएगी। गुण की बात करेंगे तो एक गुण की एक पर्याय। नहीं तो द्रव्य में अनंत गुण है तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय नहीं होगी एक समय में। हाँ, एक एक समय में अनंत गुणों की अनंत पर्याय होगी, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि वर्तमान में एक द्रव्य की अनंत पर्याय। उन सबकी मिलके पर्याय एक ही होगी, एक ही कही जाएगी। एक कही जाएगी। द्रव्य का परिणमन की बात चल रही है ना, तो द्रव्य का परिणमन पूरा भी एक कहा। जैसे समझ लो शिकंजी बनाई, तो शिकंजी बनाई तो अब 4 चीजें डाली उसमें, 4 चीजें मिलाई, लेकिन 4 मिलकर अब वो क्या है, एक। मतलब उदाहरण को एक देशी समझना स्थूल रूप से, परफेक्टली नहीं लगेगा। तो ऐसे ही अभी द्रव्य में अगर वैसे कहेंगे तो द्रव्य में प्रति समय अनंत पर्याय हो रही है, तब कहेंगे अनंत गुणों की अपेक्षा से। लेकिन अभी यहाँ जो बात कह रहे हैं कि एक समय में एक ही पर्याय होती है, तो एक द्रव्य की पूरी द्रव्य का परिणमन लेंगे तो एक रूप से, एक पर्याय रूप से है। और अगर गुण की बात करेंगे तो हर गुण को अलग अलग देखेंगे, तो एक समय में एक गुण की एक ही पर्याय होगी। जैसे कि ज्ञान गुण की कितनी पर्याय होती है, ज्ञान गुण की हाथ से उंगली से बता दीजिए, ज्ञान गुण की पर्याय कितनी होती है। बहुत कम जवाब आ रहे हैं, और उसमें से सही तो खैर ज्यादा है, जब जितने भी आ रहे हैं उनमें से 5 पर्याय सामान्य रूप से 5 कहते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। कुमति कुशुद्ध को अभी एक मतलब साइड में करो। 5 पर्याय ज्ञान गुण की। तो एक समय में कितनी होगी ज्ञान गुण में, कि साहब एक साथ 2 होती है ना हमारे, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान 2 होती है, 2 नहीं होती है, एक समय में एक ही होती है। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये वो लब्धि रूप में चलते रहते हैं, एक समय में एक ही पर्याय होती है। ज्ञान गुण की एक समय में, जब केवल ज्ञान है तो अवधि ज्ञान है क्या,
जब अवधि ज्ञान काम कर रहा है तब शुद्ध ज्ञान काम कर रहा है क्या? एक समय में एक ही पर्याय होती है, हमको पकड़ में नहीं आती है, तो हमको सब इकट्ठी लगती हैं, एक साथ समझ में आती हैं। एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती है, एक द्रव्य की एक समय में एक, तो अभी मनुष्य पर्याय की बात होती है, द्रव्य की पर्याय। और मतीजा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये अच्छा इसमें ले लो आप, समझ लो पुद्गल के गुणों में, ठंडा इसमें ले लो आप, सुगंध दुर्गंध में, तो ये सुगंध दुर्गंध ये गुण है, नहीं गंध गुण है, सुगंध दुर्गंध उसकी पर्याय है। तो एक समय में या तो सुगंध रूप पर्याय होगी या दुर्गंध रूप पर्याय होगी। ठीक है, अब आप स्पर्श में कहोगे, स्पर्श में कैसी होती है? स्पर्श में, स्पर्श गुण की कितनी पर्याय होती है कुल? स्पर्श गुण की पर्याय टोटल कितनी होती है? 8। तो 8 में से एक समय में एक ही होगी, 8 में से एक समय में एक ही होगी क्या? 8 में से एक समय में 4 होगी, क्योंकि वो जो उसकी अवस्थाएं हैं, मतलब जो परस्पर विरोधी है, उनमें से एक एक होगी। तो स्पर्श गुण की पर्याय क्योंकि 8 हैं, तो वहां पर उनकी व्यवस्था ऐसी है कि वो अलग अलग तरह की, स्पर्श गुण में ही रूखापन भी है, भारीपन भी है, और गरम भी है, और कौन सा रह गया? कठोर नरम में से मान लो नरम है। तो वो स्पर्श गुण की एक समय में, ये मतलब पुद्गलों की है, इस स्पर्श गुण में वो भी 4 पर्याय किसमें हो सकती है एक साथ? स्कंद में। परमाणु में, परमाणु में 2 ही होंगी, या तो रूखा चिकना में से एक और ठंडा गरम में से एक। ठीक है ना, परमाणु हल्का भारी भी नहीं होता, कठोर नरम भी नहीं होता। परमाणु में 4 ही पर्याय पाई जाती हैं, और 4 में से एक समय में 2 ही होंगी। तो जिसकी जैसी व्यवस्था है वह एक समय में उसकी उस रूप से पर्याय होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पर्यायों की संख्या की जितनी पर्याय हैं, भूतकाल में हो गई अनंत पर्याय, भविष्य काल में उससे अनंत गुनी, और वर्तमान की एक, इस तरह से व्यवहार काल की चर्चा हुई। अब ये द्रव्यों का वर्णन यहाँ पर पूरा हो गया। अभी समय हो गया, अगली क्लास में याद रहेगा तो आपको बताऊंगी कि अतीत काल, घुमट सार में निकाला है कि अतीत काल के समय कितने हैं, वो घुमट सार में निकाल के गाथा भी दी है और निकाल के बताया भी है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसकी चर्चा, थोड़ा सा गणित भी होगा उसमें, अगली क्लास में करेंगे चर्चा। अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति, कौन बोलना चाहते हैं जिन्होंने नहीं बोली हो? जिनवाणी स्तुति, हाँ अलका जी बोलिए। बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मोड़ होवे। अरे पर की चिंता प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेम में हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक्त जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निरपेक्ष शासन जयवंत वर्ते। बता दी।